Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. This is Fast Track to 50 series of Indian economy and Indian financial systems. तो फास्ट ट्रैक टू 50 जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये सीरीज हमने लॉन्च करी है विद द एम कि आप हर एक कंपोनेंट की हम 25 वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो आप जब ये वीडियोस देख लोगे 25 वीडियोस तो आप 50 मार्क्स जो है स्कोर कर सको अपने जैब एग्जाम में। ठीक है, सो विद द टारगेट ऑफ अचीविंग एटलीस्ट 50 मार्क्स वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत इन डेप्थ में समझेंगे और वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम टॉपिक्स जो हम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद अ गिवन टाइमलाइन। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज है लेक्चर 5 इस सीरीज का। बाकी के लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। और कमेंट्स मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि मैम लेक्चर 3 जो है वो अपलोडेड नहीं है प्लेलिस्ट में। सो गाइस, देयर वाज सम टेक्निकल इशू बिकॉज ऑफ विच इट गॉट डिलेड, बट बिफोर नेक्स्ट मंडे, ठीक है, सो मे बी मंडे इज द लास्ट डे, सो बाय मंडे दैट लेक्चर विल बी लॉन्च्ड एज वेल। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे जब आप चेक करोगे आपको लेक्चर 3 भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेक्चर सारे 1 to 25 आपको इस प्लेलिस्ट में डेफिनेटली मिलेंगे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। इसमें हम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आने ही हैं। इस आज का जो लेक्चर है इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने जैब एग्जाम में, तो इसे आप ज़रा ध्यान से देखना। और साथ ही मैं आपको बता दूं बिफोर मूविंग अहेड कि हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है जिसमें आपको PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो मिल जाएंगे। तो ये आपको प्रेपरेशन करने में तो मदद करेंगे ही, साथ के साथ पैटर्न समझने में एग्जाम का बहुत मदद करेंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो चेक इट आउट। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, बट रिफॉर्म्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी क्या, सिचुएशन बताना चाहती हूँ इनकी। ये कौन है? ये जेठालाल है। ठीक है, तो इनको अपनी फैक्ट्री जो है वो खोलनी थी, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री, क्योंकि इनके बेटे ने बोला था कि भाई पापा प्लीज मुझे बाइक जो है ना वो गिफ्ट कर दो। तो उन्होंने बोला भाई बाइक तो नहीं गिफ्ट कर सकते क्योंकि इंपोर्ट करानी पड़ेगी, इंडिया में तो ये बाइक मिलती नहीं है जो आपको चाहिए। तो इस पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगेंगे, इंपोर्ट टैक्सेस बहुत हाई हैं। तो उसने कहा ठीक है चलो छोड़ो, प्ले स्टेशन तो इंपोर्ट करा दो। तो उसने बोला कि इंपोर्ट करने में तो प्ले स्टेशन में भी बहुत टैक्सेस लगेंगे। और ये बात है 1970s की। ठीक है, 1970s की ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर प्ले स्टेशन को इंपोर्ट कराने में, मोटर बाइक इंपोर्ट कराने में, कुछ भी इंपोर्ट कराने में बहुत हाई टैक्सेस थे, जिससे कि जो अमाउंट था वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता था। तो इसने सोचा जेठालाल ने कि भाई मैं इसे ना अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री है, मैं प्ले स्टेशन यहीं पे मैन्युफैक्चर कर लेता हूँ। तो इनको पता चला कि पहले तो इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो इन्होंने कहा ठीक है, कितना ही टाइम लग जाएगा, एक लाइसेंस ले लेते हैं। तो फिर इन्होंने लाइसेंस लिया प्ले स्टेशन का। फिर इनको पता चला कि ये जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट ये नई स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए प्रोडक्ट परमिशन भी लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, ये परमिशन भी ले लेते हैं। अब इन्होंने 1000 यूनिट्स बनाए। इनको पता चला कि जैसे ही 1000 का बार इन्होंने क्रॉस किया, जैसे ही 1001 या उससे ऊपर गए, इनको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, विच अगेन टुक 1 to 2 months फॉर द परमिशन। फिर इनको लगा कि भाई नहीं, ये तो बहुत घाटे का काम है, बहुत परमिशंस हैं और इतनी बिक्री है नहीं, तो हम ये बनाना बंद कर देंगे। लेकिन जो बंदे हमने इस चीज़ के लिए एम्प्लॉय करे थे ना, उनको अब हमें ले ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन ले ऑफ के लिए अगेन गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। अब इन्होंने थक हार के डिसाइड किया कि भाई सब कुछ छोड़ो, मैं तो शट डाउन कर रहा हूँ अपनी कंपनी, मुझे नहीं चलानी फैक्ट्री, क्योंकि इतनी परमिशंस है और हर परमिशन में 1-2 महीने का टाइम लग रहा है, उससे भी ज़्यादा लग रहा है। तो इन्होंने शट डाउन करने का सोचा, उसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत आई। प्रोडक्शन लेवल्स पर सीलिंग कि भाई 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप बना ही नहीं सकते हो अपनी फैक्ट्री में, इंपोर्ट नहीं कर सकते, है ना, उसके हाई टैरिफ्स हैं। अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट इंपोर्ट कराना है वो भी नहीं आप कर सकते। तो कहने की बात ये है कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी 1970s की सिचुएशन, जिसको लाइसेंसिंग राज के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट का एक्सट्रीम लेवल का कंट्रोल था यहाँ पर, एक्सट्रीम कंट्रोल। और बिल्कुल भी लेवरेज नहीं थी जो प्रोड्यूसर्स थे उनके पास अपने हिसाब से चलने की। सो विच वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स के लिए बिल्कुल इट वाज नॉट अ प्रो इकोनॉमी। तो पहली दिक्कत तो थी ये 1970s के टाइम पे। इसकी वजह से क्या होता था अब आप खुद सोच सकते हो, जब प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स इतने नाखुश हैं, है ना, प्रोड्यूसर्स
बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फ़ील करते हैं, इतना उदास फ़ील करते हैं जैसे आप ये देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज़ की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। दैट मीन्स जीडीपी बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना? या उस लेवल पर नहीं बढ़ेगा जिस लेवल पर हम चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग में। सो दिस वाज़ वन प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आपने आपको याद होगा 90s में पॉलिटिकल टर्मोइल अपनी कंट्री में बहुत था, है ना? पार्टीज़ की उसमें नहीं जाएँगे बिकॉज़ अगेन इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल साइंस लेक्चर, बट जस्ट एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ कि पॉलिटिकल टर्मोइल था, है ना? पार्टीज़ के बीच में और जो चीज़ें इवेंट्स अनफोल्ड हुए, तो फिस्कल डेफिसिट हुआ ये कि गवर्नमेंट के जो खाते थे, फिस्कल डेफिसिट अब आपको पता है, राइट? गवर्नमेंट के जो खाते थे, या नहीं पता तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आएगा। वैसे मैंने ओटीजी में फिस्कल डेफिसिट बहुत अच्छे से कवर किया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। बट फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट की जो इनकम है, गवर्नमेंट की जो इनकम है वो इतनी नहीं है जितने कि उनके खर्चे हैं। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए गवर्नमेंट के, इनकम इतनी थी नहीं। तो जो डिफरेंस आया कि उनके पास पड़े थे 100 रुपए, खर्च दिए उन्होंने, खर्च या एक्सपेंसेस आ गए उनके पास 150 रुपए के, तो ये जो 50 रुपए है दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट जो है दैट वाज 8.4%, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट भी था। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के खाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के खाते हैं, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, उसमें भी डिफरेंस था और वो डिफरेंस नेगेटिव में था। तो वहां पर भी एक डेफिसिट हमारे पास क्रिएट हुआ हुआ था। हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हमारे डिप्लीट हो गए थे, बिल्कुल इतने कम हो गए थे कि हम सिर्फ 2 से 3 वीक का ऑयल जो है वो खरीद सकते थे। उसके बाद हमारे पास तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तेल कैसे खरीदोगे? फॉरेन रिजर्व्स को यूज करके, फॉरेन करेंसी को यूज करके। अब वो पड़े ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ 2-3 हफ्ते का स्टॉक है, उसके बाद है ही नहीं। तो हम एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए थे। दिस वॉज बिकॉज ऑफ घर पे प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतनी ज़्यादा लाइसेंसिंग है कि प्रोड्यूसर्स अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे बहुत ज़्यादा। इंटरनेशनल रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड इतनी ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पर लोग मैन्युफैक्चर करें और उसे एक्सपोर्ट कर दें और उससे पैसा कमा लें, वो भी नहीं है। पॉलिटिकली भी चीज़ें खराब चल रही हैं, प्लस गवर्नमेंट के खाते भी डिप्लीट चल रहे हैं, प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट भी चल रहा है। तो ये जो इतना सारी इश्यूज आ गए, ट्विन डेफिसिट, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब कुछ, इनकी वजह से हमारी हालतें बिल्कुल खराब हो गई इकोनॉमी की, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी फंड्स की। अब वो फंड्स कहाँ से आए? वो फंड्स आए आईएमएफ से, ठीक है? आईएमएफ से ये फंड्स आए हमारे पास, और आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है जो कंट्रीज की मदद करती है जब उनके पास कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, ठीक है? तो इंडिया के इज अ मेंबर ऑफ आईएमएफ और बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, तो इसीलिए ही वेंट टू, मतलब वी वेंट टू आईएमएफ फॉर हेल्प, और उन्होंने हमें बहुत सारे बिलियंस की फंडिंग करी भी, लेकिन सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो उन्होंने हमें फंडिंग करी भी, हमें पैसा मिला भी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी कि भाई तुम पैसे ले लो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें ये लाना पड़ेगा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और वहां से बहुत एक मेजर रिफॉर्म आने स्टार्ट हुए, ठीक है? तो ये बैकड्रॉप मैंने आपको स्टोरीज में बता दिया है कि क्या चल रही थी इकोनॉमी, क्या कंडीशन आई, जिसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। अब हम थ्योरेटिकल पार्ट पे जाते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या है। रिफॉर्म का मतलब होता है कोई भी फंडामेंटल लेवल के कोर चेंजेस, ठीक है? फंडामेंटल लेवल के कोर चेंजेस, सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो बहुत ही फंडामेंटल लेवल के कोर चेंजेस स्ट्रक्चर में जो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इकोनॉमी की कंडीशन इंप्रूव हो सके। ये तो लेमन्स वर्ड में है, ठीक है? एक नॉर्मल डे टू डे अगर मैं पूछूं रिफॉर्म क्या है, तो है उसका मतलब ये, लेकिन आप तो जैब की तैयारी करो तो आपको एक लेवल और पता होना चाहिए। और रिफॉर्म का मतलब सिर्फ स्ट्रक्चरल लेवल के कोर चेंजेस ही नहीं होता, इसका मतलब वो भी होता है जब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल जो है वो छोड़ती है, त्यागती है। रिफॉर्म का मतलब कि गवर्नमेंट ने अपने जो स्ट्रिक्ट बनाए हुए थे ना रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको धीरे धीरे लिबरलाइज करिए, छोड़ रही है, त्याग रही है। अब ज्यादा फ्रीडम जो है प्राइवेट सेक्टर्स के पास आ रही है टू रन द इकोनॉमी। फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस है, फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? जब भी ये शब्द आए ना, फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस, डरना नहीं है, इसका मतलब है डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली फ्लो कर रहे हैं। और प्लीज मुझे बताओ, डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली फ्लो कब करेंगे? जब जेठालाल, जो कि एक प्रोड्यूसर है,
वो अपने हिसाब से चीज़ें बना पा रहा है डिमांड को देखते हुए, और हम एज अ कंज्यूमर जो हमें बेस्ट लग रहा है हम वो चूज कर पा रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। दैट इज हाउ फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमी हैपेंस, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का फ्री फ्लो। तो जब टाइटनेस, जो रिजिडिटी है गवर्नमेंट की, वो हटती है और फ्री फ्लो की तरफ हम जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्म। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर फंडामेंटल कोर चेंजेस टू मेक द इकोनॉमी बेटर, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन उसके अलावा इट ऑल्सो रिड्यूसेस द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है डीरेगुलेशन, यानी कि अननेसेसरी रूल्स को हटाना, और रिड्यूसिंग द साइज एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो डीरेगुलेशन जो है इसका थीम रहता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। कोई भी फालतू के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको हम हटाते हैं और मार्केट को फ्रीली फ्लो करने देते हैं, प्राइवेट बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, और मार्केट में ग्रोथ हो और मार्केट का कंट्रोल जो है वो बैलेंस्ड वे में चले। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड कर रही है और ऐसा ना हो कि लोगों को बिल्कुल ही मैनिपुलेट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, वो भी नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस्ड वे में हम आगे बढ़ सके, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक रिफॉर्म इज। तो हमारी कंट्री में रिफॉर्म्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए आए, बिकॉज एलपीजी, लिबरलाइजेशन इज व्हाट, जब इकोनॉमी को लिबरल कर रहे हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं, सॉरी लाइसेंस फ्री कर रहे हैं, नॉट टैक्स फ्री, लाइसेंस फ्री, अननेसेसरी रूल्स रेगुलेशंस जो हमने ये जो रेड टेपिज्म, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स, इन सबको हटा के हम लिबरलाइज करें कि भाई बिजनेस करना है, अच्छा तुम्हारा बिजनेस प्लान है, अच्छे से तुम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, तो ठीक है, वी विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू एज अ गवर्नमेंट, एज अ कंट्री। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स के लिए चीज़ें आसान करना, दैट वाज लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इज प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री, एंड ग्लोबलाइजेशन इज फॉरेन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड कर पाना, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। ठीक है, बाकी ग्लोबलाइजेशन इसी टॉपिक में इंक्लूडेड है आज के लेक्चर में, तो जब हम रिफॉर्म्स पढ़ लेंगे तो ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आज ही डिस्कस करेंगे। सो 1980s में लिमिटेड चेंजेस जो है वो आए थे वॉशिंगटन कंसेंसस में, जब लगा ना कंट्रीज को कि यार बहुत ज़्यादा रिजिड चल रही है सभी कंट्रीज की इकोनॉमीज, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, तो उन्होंने धीरे धीरे ये जो लिबरलाइजेशन का आइडिया है, ग्लोबलाइजेशन का, कि दोबारा से एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेड करो, इसको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। उसके लिए कंसेंसस बिठाया गया वॉशिंगटन में, दैट इज कॉल्ड वॉशिंगटन कंसेंसस। और इसमें ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पुश करी गई, एक तो लिबरलाइज करो इकोनॉमी को, और दूसरा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को कम करो, दैट इज डी रेगुलेशन। ठीक है, लिमिटेड लेवल पर लेकिन करो। A set of economic policy recommendations mainly advocated by IMF and World Bank during 1980s and 1990s for developing countries. ये है आपके वॉशिंगटन कंसेंसस। 1990s में मेजर रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आए गए, और इंडिया ने भी उसी टाइम पर इन नॉर्म्स को अडॉप्ट किया, यानी कि एलपीजी को अडॉप्ट किया और अपनी पॉलिसीज में ग्लोबलाइजेशन के लिए रास्ते खोले, लिबरलाइजेशन करी, बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट का जो लाइसेंसिंग राज था जो 1970s के टाइम पे चल रहा था उसको हटाया, और प्राइवेटाइजेशन करी, प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा एंट्री खोली। आपको कुछ आइडिया तो आज के लेक्चर में लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरली आप समझ पाओगे जब आप डी मॉड्यूल भी कर लोगे, बिकॉज आपको वो इंस्ट्रूमेंट समझ आएंगे जो हमने प्राइवेटाइजेशन के लिए करी, किस तरह से बॉन्ड्स या आपके जो मनी मार्केट्स हैं या आपके जो डेट मार्केट है उसमें प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री हमने अलाउ करी। सो इकोनॉमिक ट्रबल्स जैसे कि लो फॉरेन एक्सचेंज, हाई डेट, पुअर पब्लिक सेक्टर, ये सब हम फेस कर रहे थे, इसलिए हमें अपनी ये सब जो पॉलिसीज़ हैं इनको लेकर एलपीजी को लागू करना पड़ा, बिकॉज हमें प्रेशर था आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कहानी के रूप में, तो इसमें ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कब हुई? जब हमने पैसे मांगे और हमारी मदद हुई, बट एट द सेम टाइम कंडीशंस रखी गई, और वो कंडीशंस हमने फिर फुलफिल भी करी। अपनी इकोनॉमिक जो 5 ईयर प्लान हम करते हैं ना, 5 ईयर प्लान, उसमें हमने इस चीज़ को डाला। ठीक है, तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हमने लागू किए। ठीक है, एनुअल प्लान्स ऑफ 1989 and 1990 marked the start of LPG, which were finally executed and implemented in the 8th 5-year plan. So this is also something that you have to remember कि 8th 5-year plan was the plan when it was finally executed. उनका काम जो है वो पहले से 2 साल पहले से स्टार्ट हो गया था। Also, Dr. Manmohan Singh was a very good economist, and that is how he could save the economy, right? So don't get any idea from this cartoon. Of course, it is a way to remember कि क्या हुआ था, but as an economist he did a great job in bringing the country back on track. So economic transformation and LPG policy
ठीक है, तो ये 3 हमें आई और ये मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, तो आपको पढ़ना है डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बट इसमें कुछ नया नहीं है। ये बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट ट्रेड्स रूल्स को हटाना, फ्री ट्रेड करवाने देना, इकोनॉमी को ओपन करना ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बिजनेसेस में पैसा डाल सके। जेठालाल को अगर टॉम क्रूज का पैसा चाहिए तो वो भी अलाउ हो सके, ठीक है। एफडीआई जब पढ़ोगे तो और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। बट या अपने खुद का पैसा डाल सकें, टाइमलाइन चीज़ों की कम हो जाए, इंपोर्ट्स जो है वो अलाउ किए जाएं, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिमूव किया जाए, प्रोडक्शन पे इतनी लाइसेंसिंग इतनी सीलिंग्स ना लगें, फ्रीडम हो कंपनीज के पास, दैट वाज लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनीज की एंट्री करना, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एंट्री देना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, इट विल गिव यू अ बेटर आइडिया। अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर पर। एक होता है रियल सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देता है, लेकिन हमें ध्यान देना है फाइनेंशियल सेक्टर पर, जिसमें कि बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट्स, ये सब कुछ आ जाता है। तो वन बाय वन देखेंगे कि इनमें क्या रिफॉर्म्स आए। तो फर्स्ट इज योर बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर पढ़ने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि दिक्कत आ क्या क्या रही थी। तो मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये बैंक है और बैंक ने आपको पैसे दिए। उस टाइम पे ना बैंकिंग सेक्टर की दिक्कतें मैं आपको बता रही हूँ, तो इस ये आप ध्यान से समझना। अगर आपको ये समझ आ गई स्लाइड तो आपको रिफॉर्म्स याद नहीं करने पड़ेंगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो बैंक ने आपको पैसा दिया। क्या बैंक जनरली काम कैसे करते हैं, है ना, डिपॉजिट्स करते हैं। कुछ लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं वो डिपॉजिट्स करते हैं, है ना। मान लो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे 10,000 रुपए, तो मैंने डिपॉजिट कर दिए बैंक में। बैंक ने आपको दे दिया लोन। अब आप जो हो, आपने लिया लोन 10,000 का ही और आपने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं इसके ऊपर 10% जो है वो पे करूंगा, दैट इज 1,000, और मैंने बोला था कि 5% आप मुझे दे देना, ठीक है। तो बैंक जब कल को पैसा वापस करेगा तो उनको मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे और यहाँ पर आपसे बैंक लेगा 1,000 रुपये। दिस इज हाउ बैंक्स वर्क। जो 500 रुपये है वो उसकी इनकम हो जाएगी बैंक की। यहाँ पर उस टाइम पर जो दिक्कत थी पहली थी कि देयर वर वेरी लो डिपॉजिट्स। मेरे पास 10,000 थे और किसी के पास 10,000 थे ही नहीं, तो बैंक के पास ओवरऑल जो डिपॉजिट मनी आ रहा था वो कम था, तो दैट इज वाई इट वाज नॉट एबल टू गिव लोन्स। सेकंड, लोन के इंटरेस्ट रेट्स, ये जो 10% है, ये 10% होगा या 2% होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और अगर गवर्नमेंट 2% डिसाइड करती है तो बैंक को एनीवे 3% का लॉस हो जाएगा। आपने अगर कोई डिफॉल्ट कर दिया तो आपकी अकाउंटेबिलिटी के लिए या आपको कैसे हैंडल करना है उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। मेरे और आपके बीच में या बैंक के और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए किसी टर्म को लेकर, किसी क्लॉज को लेकर, उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कोई एक कमेटी नहीं थी, कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर नहीं था। बैंक अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, टाइम टू टाइम आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं और मुझे दे रहे हैं कि नहीं, उस चीज़ की सुपरविजन के लिए कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी। बैंक को गवर्नमेंट, क्योंकि इतना ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल था, तो बैंक को गवर्नमेंट ज़बरदस्ती बोला करती थी कि भाई तुम अगर 10,000 रुपये आ रहे हैं तो उसमें से 7,000 के तो रिजर्व मेंटेन करो, सिर्फ 3,000 रुपये दो आगे फर्दर लोन्स में। तो इतने अननेसेसरी एक्सेसिव रिजर्व्स क्रिएट करने पड़ते थे जिसकी वजह से बैंक का जो सर्कुलेटेड मनी था वो बहुत कम था। और देयर वॉज इशू ऑफ बैंक रन्स एज वेल, के साथ लोग आ जाते थे, मतलब मैं और मेरे जैसे और लोग जिन्होंने 10-10 हज़ार या जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया है, हम बैंक के पास चले गए कि भाई हमें हमारा पैसा वापस करो। सो दिस इज these are the issues that banking sector was facing at that time. So low deposit, bank runs, excessive reserves, lack of supervision, dispute resolution, default, and interest rates regulated by the government. इन सब चीज़ों को बैंकिंग सेक्टर से हटाने के लिए इन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। दिस इज नरसिम्हम कमिटी, है ना, सॉरी मैं इनका नाम भूल गई हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या नाम है। आई एम नॉट गुड विद डेट्स एंड नेम्स, ओके, सो प्लीज डोंट माइंड दैट। बट नरसिम्हम कमिटी बिठाई गई, ठीक है, इन्हीं के नाम पर। सो नरसिम्हम कमिटी का जो फर्स्ट फेस है दैट वाज गिवन इन फेब 1992, और इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, दैट इज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रिफॉर्म्स दिए। तो सिर्फ बैंकिंग नहीं थी, उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड रिफॉर्म्स भी थे फर्स्ट कमिटी में। जो सेकंड फेज ऑफ कमिटी आया उसमें इंटायरली बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स थे, ठीक है। तो ग्रोथ इन डिपॉजिट्स इन्होंने बोला, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जब डिपॉजिट्स में इतनी कमी है, लो डिपॉजिट्स हैं, तो इन्होंने बोला कि भाई पहले तो अपने डिपॉजिट्स को ग्रो करो। कैपिटल एडिक्वेसी अपने पास रखो, यानी कि तुम्हारे पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि बैंक रन की सिचुएशन आए तो दिक्कत ना आए, तो आप अपने रिजर्व्स में से पे करो। रिडक्शन इन रिजर्व्स, जो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इतने सारे रिजर्व्स बनाओ, उसकी परसेंटेज कम करो ताकि बैंक के पास लोन्स में देने वाला पैसा जो है वो बढ़ जाए।
डीरेगुलेशन ऑफ लेंडिंग रेट्स करो, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, रेट्स कितने होंगे, इंटरेस्ट रेट्स कितने होंगे उससे हटाओ। क्रेडिट डिलीवरी सपोर्ट करो ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, सुपरवाइजरी सिस्टम बनाओ, प्राइवेट बैंक्स की एंट्री करवाओ ताकि और ज़्यादा हमारे पास कंज्यूमर्स के लिए ऑप्शन हो, एंड मर्जर एंड अमेलगमेशन करो उन दुखी और सैड बैंक्स की, उन बैंक्स की जो अच्छा नहीं कर पा रहे, उनको मर्ज कर दो बेटर परफॉर्मिंग बैंक्स के साथ। तो ये सारा कुछ इन्होंने इस टाइम पर हमें रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आए, और इस चीज़ ने बैंकिंग सेक्टर की बहुत ज़्यादा मदद भी करी। अब आपको क्या रट्टा मारना पड़ेगा इसके लिए? नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्या इसमें से क्वेश्चन आना निश्चित है? एब्सोल्युटली। ठीक है। सी, जब आपका मॉड्यूल करेंगे मॉड सी, तो उसमें हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे रिफॉर्म्स की, और उसमें आपको पता चलेगा कि कैपिटल एडिक्वेसी एग्जैक्टली कितना बढ़ाया या कम किया है ना, और भी परसेंटेजेस जो है डेटा की बात हम मॉड्यूल सी में करेंगे। सो सेकेंड फेज ऑफ रिफॉर्म आया 1998 में, नरसिम्हम कमेटी 2 इन द ईयर 1998, और इसमें बैंकिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना हमारा फोकस एरिया था कि भाई हमने बैंकिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है। उसके लिए ब्रांच लाइसेंसिंग को डीरेगुलेट किया, यानी कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन ब्रांचेस के जो लाइसेंस है उससे भी हटा दी, कि अगर किसी बैंक को अपनी ब्रांचेस खोलनी है तो वो इजीली खोल सकें, थोड़ा लिबरलाइज किया उसको। स्ट्रॉन्गर कैपिटल एडिक्वेसी एंड डिस्क्लोजर रूल्स एंड अडॉप्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स क्या है? इंटरनेशनली रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बेसल नॉर्म। ठीक है, तो वो हमने अपने बैंकिंग इंडस्ट्री में भी लागू कर दिया। इसके अलावा ये 7 रिफॉर्म्स हैं जो हम बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली लेकर आए। प्रूडेंशियल रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना, जो लॉस की या जो आपके बैड डेट्स हो जाते हैं उनको आप कैसे हैंडल करोगे, उससे रिलेटेड प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स। सुपरविजन के लिए हम लेकर आए कि कैसे बैंक्स को हम सुपरवाइज कर सकते हैं, कमिटीज बिठा सकते हैं, और एक लेकर आए हम कैमल्स। ठीक है, क्या होता है कैमल्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से काफी बार, उसको हम देखेंगे अभी। कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव हो सके बैंकिंग सेक्टर हमारा, उसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर की एंट्री, फॉरेन बैंक्स की एंट्री स्टार्ट करी। मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमने लॉन्च किए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर का योगदान और ज़्यादा हो जाए। लीगल रिफॉर्म्स हम काफ़ी सारे लेकर आए, सरफासी एक्ट है ना, और आपके अलग अलग तरीके के बेसिकली एक्ट्स लेकर आए लीगल सपोर्ट, ताकि बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा मिले। टेक्नोलॉजी में हमने काफ़ी ज़्यादा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें हमने काफ़ी एक ज़्यादा बूस्ट किया, सो दैट बहुत ज़्यादा मार्केट रेलेवेंट हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो बन सके। ठीक है, तो पहले तो जैसे घर जाना पड़ता था, हमें केवाईसी करना है, सॉरी घर जाना कह रही हूँ, बैंक जाना पड़ता था है ना, कोई खाता खोलना है, कुछ करना है। अब लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग से सब कुछ हो जाता है, दैट इज वाई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, केवाईसी, आपके पैन आधार को लिंक करना है ना, आपके खातों को आधार से लिंक करना एंड ऑल दैट। डेट मार्केट, अच्छा इसके अलावा आईटी, बैंकिंग में पूरा एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस बनाना, वो भी इस टाइम पर किया गया। ठीक है, तो बैंकिंग जितनी ज़्यादा आज आईटी एडवांस्ड है, इट इज़ ओनली बिकॉज ये जो सेकंड रिफॉर्म आया था, सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म, वहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। डेट मार्केट, अगेन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेट वाले लेकर आना जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर योगदान दे सके। अब ये क्या है डेट मार्केट, ये हम डी में करेंगे आराम से। ठीक है, अभी हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हम ध्यान देंगे वो है कैमल्स रेटिंग सिस्टम। कैमल्स क्या है? अगेन एक फ्रेमवर्क है जो कि हमने सुपरविजन के लिए यूज किया बैंक्स की। इसमें फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, कैपिटल एडिक्वेसी सी, ए एसेट क्वालिटी, एम मैनेजमेंट क्वालिटी, ई अर्निंग्स, एल लिक्विडिटी एंड एस सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा हमने, और इसके बेसिस पर हमने सुपरवाइज किया बैंक्स को, तो ये हमने याद रखना है। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स, नरसिम्हम कमेटी की बात हमने कर ली। अब आ जाते हैं जो बचे हुए 3 मार्केट्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, इंश्योरेंस सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, तो इनको सिर्फ पढ़ लीजिए अभी, बिकॉज आई एम श्योर कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ नहीं आएंगी, लेकिन वंस वी अंडरस्टैंड डी मॉड्यूल तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो फॉरेन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं, तो इसमें फेरा एक्ट हुआ करता था पहले, जो कि बड़ा सख्त था, जिसमें कि रूल्स रेगुलेशंस बहुत टाइट थे फॉरेन एक्सचेंज को लेकर। बाद में उसको रिप्लेस कर दिया गया आफ्टर द रिफॉर्म्स विद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि थोड़ा सा लिबरलाइज्ड इन नेचर था। परमिशन थी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर कि वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एंटर कर सके। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा हम नई नई लेकर आए ताकि पार्टिसिपेशन बढ़ सके, और डेवलपमेंट ऑफ रुपी फॉरेन करेंसी स्वैप मार्केट विदाउट लिमिट। तो लिमिटेशंस कुछ थी, कुछ सीलिंग्स थी कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में, वो हमने हटा दी, ये आप याद रखो।
इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूँ तो आईआरडीए जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो हमने लॉन्च करी या वो हमने इस्टेब्लिश करी इन द ईयर 1999। बैंक अश्योरेंस का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए कि बैंक प्लस इंश्योरेंस ये दोनों मिलकर काम करें, मिलकर अपने जो टूल्स हैं वो बेचें। दैट इज व्हाट बैंक अश्योरेंस इज। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर स्टॉक मार्केट की बात करूं, है ना, जहां से कंपनीज अपना पैसा उठाती हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। सो उनके लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री हमने स्टार्ट कर दी कि फॉरेन में बैठा इंसान अगर हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहा है शेयर्स में तो वो लगा सके। सेबी इस्टेब्लिश किया गया इन 1988। सेबी इज व्हाट? सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा फॉरेन मार्केट्स हमारे लिए खुल सकें उसके लिए एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एफसीसीबी, ईसीबीज, ये सब कुछ हमने लॉन्च किया। अगेन डिटेल्स इनकी हम डी मॉड्यूल में अच्छे से करेंगे। सो टू सम इट अप, ये था आपके रिफॉर्म्स का अभी तक की कहानी। रिफॉर्म्स की तीन मेजर प्रॉब्लम जो थी वो बस यही थी कि हाई फिस्कल डेफिसिट था, यानी कि गवर्नमेंट के पास काफ़ी कम पैसे बचे थे। 8.4% जो है नेगेटिव डेफिसिट जो है आपका जा रहा था। नेगेटिव डेफिसिट नहीं बोलेंगे बिकॉज डेफिसिट इज एनीवे नेगेटिव, तो डेफिसिट जो है 8.4% का जा रहा था, आप ऐसे कहोगे। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट था, यानी कि फॉरेन रिजर्व्स भी बहुत नीचे चले गए थे, बोरोविंग्स बहुत ज़्यादा थी और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी और हमारे पास फॉरेन के खातों में पैसे बचे नहीं थे। हाई इन्फ्लेशन ये भी था, हाई इन्फ्लेशन थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो दिस 6.4 एंड 13.9%। सो अगेन इट इज़ अ वेरी बैड पैरामीटर। इतनी 13.9% तक इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई थी। तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आए। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं बट ये आपका एक रिविजन हो गया, विजुअल है तो याद रखना आसान होगा, ठीक है जी। तो फिर मैंने आपको बताया था कि हमने लागू करी इन इकोनॉमिक रिफॉर्म से एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, तो उसको अब हम यहाँ पे कवर करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में है, ठीक है। रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिए तो अब हम ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा इन डेप्थ समझेंगे क्या है। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि फ्री फ्लो, इंडिया और बाकी की कोई कंट्री है अगर ग्लोबलाइजेशन हो रही है इसका मतलब है कि फ्री फ्लो हो, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ज़्यादा लिमिटेशंस ना हो, फ्री फ्लो हो तीन चीज़ों का। क्या है वो तीन चीज़ें? गुड्स यानी कि मटेरियल, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली, ठीक है, मटेरियल में गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे। मैन, दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्स, एंड मनी, दैट इज योर फाइनेंसेस। इन तीन चीज़ों का फ्री फ्लो अगर दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो दे विल बी सेट टू बी इन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, या वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज। इसमें फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड पीपल जो है अक्रॉस बॉर्डर्स होता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, पीपल का मतलब ह्यूमन रिसोर्स। ये आइडिया 18th सेंचुरी के टाइम से चला आ रहा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर और बाकी जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हुए, वर्ल्ड वॉर्स हो गई, ग्रेट डिप्रेशन, इनकी वजह से सभी कंट्रीज ने they took a few steps back from globalization. Nobody wanted to interact with other countries because of such bad experiences, including India. बिकॉज हमारा क्राउन पीरियड इतना लंबा चला और उसमें हमने इतने नुकसान झेले, बिल्कुल इकोनॉमिक ड्रेन हो गई, तो हम भी बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थे पहले 30-40 साल तक के भाई हम तो बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन के आसपास भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगेन वो कंडीशन हुई 1990s की, जिसके बाद आईएमएफ ने कंडीशन रखी और फिर हमें एलपीजी लागू करना पड़ा। बट 1980s में वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने ग्लोबलाइजेशन के आइडिया को दोबारा से पॉपुलर करना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने ही वो जो आपका कंसेंसस था, वॉशिंगटन कंसेंसस, उसको इनिशिएट किया, वहां पर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर करने की कोशिश करी और लेटर ऑन आईएमएफ के थ्रू इंडिया में भी इस चीज़ को पहुंचवाया गया। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो कहते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्स, दिस इज व्हाट योर ग्लोबलाइजेशन इज। होता क्या ग्लोबलाइजेशन से? इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बदलती हैं, प्रोडक्शन के मेथड्स बदलते हैं। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आपने जब एलपीजी लेकर आए, यानी कि अब टॉम क्रूज जेठालाल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, मशीनरी अपनी लाकर यहाँ लॉन्च कर सकता है, अपने वर्किंग तरीके यहाँ पर ला सकता है। एमएनसीज जो आई हैं,
ओवरनाइट वर्क कल्चर भी स्टार्ट हो गया है। तो ये सब क्या है, अलग अलग प्रोडक्शन मेथड्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, कंज्यूमर बिहेवियर, इन सबको इम्पैक्ट करती हैं। इंडियन कल्चर को भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होनी स्टार्ट होती हैं, फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में आती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जीडीपी बढ़ता है, एट द सेम टाइम फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड में जो हमारा इकोनॉमिक स्टैंड है वो डेफिनेटली इंक्रीज होता है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्रोथ है किसी भी कंट्री के लिए, उसको काफ़ी बढ़ावा मिलता है ग्लोबलाइजेशन से, और न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करी जाती है ताकि प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए। इंडिया के लिए अगर स्पेसिफिकली बात करूं, अच्छी चीज़ ये हुई, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि हाई पर कैपिटा इनकम हो गई, वाइट कॉलर जॉब्स जो है वो इंक्रीज हो गई, लोग कमाना अच्छा शुरू कर दिया लोगों ने। ओवरऑल लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट देखी गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, नॉट लाइफस्टाइल बट क्वालिटी ऑफ लाइफ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, कंज्यूमर्स की चॉइसेस कंज्यूमर के लिए मतलब ज़्यादा बढ़ी। अब पहले था कि इंडिया में एक ही प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर चीज़ बना रहा है, लेकिन जब से फॉरेन के लिए हमने रास्ते खोले फॉरेन कंपनीज के लिए, तो अब एक चीज़ के ऑप्शन हमारे पास कितने हैं, 5-10 हैं। तो अब हम अपनी एज अ कंज्यूमर अपनी चॉइस से उठा सकते हैं कि नहीं यार मुझे तो ये चीज़ ज़्यादा पसंद है। बूस्ट इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, अगेन वेरी गुड चेंज, बिकॉज हमारे एग्रीकल्चर इंडिया का बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं था। फार्मर्स बेचारे उगाते थे चीज़ें, लेकिन वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं थे, और साथ ही कमर्शलाइज क्रॉप्स नहीं उगाते थे। इंडिगो के टाइम पे, वो ब्रिटिश एरा के टाइम पे ज़रूर उगाते थे, लेकिन उस पर हमारा पर्सनल बेनिफिट नहीं होता था। लेकिन अब नाउ दैट इकोनॉमी इज ओपन टू द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया के रिकॉग्नाइज हो रहे हैं फॉरेन मार्केट्स में, और अब जो भी फार्मर्स हैं कमर्शलाइज्ड क्रॉप्स जो ग्रो कर रहे हैं उनको फायदा भी हो रहा है, प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं। फार्म मैकेनाइजेशन, नई नई मशीनरी आना फार्मिंग के लिए, कमर्शियल फार्मिंग होना, एंड कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं एग्रीकल्चर में जो हुए हैं। बट ये सब सुनने के बाद लगता है ग्लोबलाइजेशन हमेशा अच्छी है, बट क्या ऐसा है, ग्लोबलाइजेशन क्या हमेशा अच्छी है? नॉट रियली। देखो, ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन इट शुड ऑलवेज बी फेयर, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वहां से जन्मा है, फेयर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन हो रही है, दो कंट्रीज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो सभी का बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री का तो बेनिफिट है लेकिन दूसरी जो है उसमें बिल्कुल लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री बोल रही है कि भाई आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को हमारे पास भेजो और हम अ, उनको नौकरी देंगे, लेकिन बाद में वो स्लेवरी का काम हो रहा है ना, तो वो सब नहीं होना चाहिए, दैट इज अनफेयर। सो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इट शुड बी फेयर ग्लोबलाइजेशन इंस्टेड, ठीक है। तो ये साइंस में मत जाना, ये फेयर ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, और ग्लोबलाइजेशन अकेली नहीं होनी चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी फेयर। सो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए जब भी दो कंट्रीज ट्रेड में आए या ग्लोबलाइजेशन करना चाहें, तो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि देखे कि भाई प्रॉपर कॉपरेशन से हो रहा है ना, दोनों कंट्रीज को बेनिफिट हो रहा है ना, फेयरनेस, इंक्लूजन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है ना, मतलब जो लीड कर रहे हैं इस चीज़ को करप्टेड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अपनी कंट्री को बेच रहे हैं जस्ट फॉर सम मॉनेटरी बेनिफिट। इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए, साथ के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, कोई भी अंडर सर्व नहीं रहना चाहिए, बी इट एनी जेंडर, बी इट एनी रिलीजन। यूनिक स्ट्रेंथ एंड नीड्स जो है कंट्री की वो एक्नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नीड्स एंड राइट्स ऑफ द पीपल वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। तो की पिलर्स क्या है फेयर ग्लोबलाइजेशन के, कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड हो। ऐसा ना हो कि आप ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अपना कचरा किसी और कंट्री में डंप कर रहे हो। और ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बट दिस इज एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल। देयर हैज़ बिन इंस्टांसेस जहाँ पर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को ग्लोबलाइजेशन के नाम पर या ट्रेड के नाम पर अपने जो मटेरियल है डिस्पोज ऑफ करने के लिए दूसरी कंट्री में डाल दिया, ठीक है, तो वो सब नहीं होना चाहिए, दैट इट इज़ नॉट फेयर। अब आ जाता है जी लास्ट कॉन्सेप्ट, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लाइकली कि इसमें से क्वेश्चन आए, दैट इज प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म मतलब डी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का उल्टा। क्या होता है डी ग्लोबलाइजेशन? मैं चाइना के साथ, मैं इंडिया हूँ, मैं चाइना के साथ डील में आई, मैंने कहा कि भाई दिवाली की लाइट्स है ना, अब वो मुझे बना बना कर मैन्युफैक्चर कर कर दो। मेरे पास 3 लोग थे मेरी खुद की कंट्री के, मतलब इंडिया के मैन्युफैक्चरर, जो कि लाइट्स बना रहे थे 100 रुपए पे, ठीक है, 100 रुपए। वो लड़ी आती है ना दिवाली पे लगने वाली लड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है, लाइट्स, फेरी लाइट्स और वट एवर यू कॉल देम। तो 100 रुपए की वो लाइट बन रही थी, मेरे पास सिर्फ 3 ही प्रोड्यूसर्स थे। चाइना ने बोला ठीक है मेरे पास 10 प्रोड्यूसर्स हैं, अब वो लाइट ये भेज देंगे और हमें तो सिर्फ 80 रुपए में ही हम आपको देंगे, ठीक है।
अब 80 रुपए ये इम्पोर्ट विम्पोर्ट टैक्सेस वगैरह सब लगा के, अब यहाँ पर क्या हुआ, 10 लोग एक तो फॉरेन के आ गए प्रोड्यूसर्स, ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा हो गई फॉरेन की, जो चाइना से इम्पोर्टेड लाइट्स आ रही हैं, प्लस उनकी कॉस्ट भी कम है, तो सब लोग इन्हीं से खरीद रहे हैं, इन्हीं के सारा स्टॉक खत्म हो रहा है, इनके पास कोई आ ही नहीं रहा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। अब मुझे लगा कि नहीं यार, नाउ आई नीड टू प्रोटेक्ट माई इंटरनल ट्रेड, इंटरनल प्रोड्यूसर्स आई नीड टू प्रोटेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा रुको, मैं ना टैरिफ बढ़ा देती हूँ। मतलब अब जो 80 रुपए का तुम भेज रहे थे उसके ऊपर 20 रुपए और टैरिफ, अब तुम्हारा भी 100 रुपए का हो गया, अब हम फेयर खेल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किसकी क्वालिटी बेटर है, अब लोग वो चूज करेंगे। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि इम्पोर्ट कोटा लगा दिया कि अच्छा 10 लाइट्स भेज रहे हो, नहीं तुम 10 नहीं भेज सकते, तुम भी 3 ही भेज सकते हो, मेरे अगर 3 प्रोड्यूसर्स है तो तुम भी 3 ही प्रोड्यूसर्स, तो मैंने क्वांटिटी पे सीलिंग लगा दी, सो इम्पोर्ट कोटाज। नॉन टैरिफ बैरियर्स, इसके अलावा मैंने कोई और रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इससे ज़्यादा फ्लो इनपुट हो ही ना सके। ठीक है, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हो ही ना सके। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, उसको लिमिट कर देना। ठीक है, ताकि अपनी खुद की इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हो सके। इट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ्स, इम्पोर्ट टैक्सेस या बैरियर्स टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। 3 तरीके से हो सकता है, या तो टैक्स लगा के दैट इज टैरिफ्स, कोटास लगा के यानी कि लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इम्पोर्ट्स, या नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी कि और कोई रूल एंड रेगुलेशन लगाकर। इफेक्ट क्या होते हैं इसके, क्या हमेशा अच्छे होते हैं? देखो, लोकल जॉब्स बचती हैं, ये फॉर श्योर है। अगर आपको लगता है कि कोई कंट्री के प्रोड्यूसर्स ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तो आप उस चीज़ से निकल आते हो, बट एट द सेम टाइम हायर प्राइसेस होने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि अब 100 रुपए की ही मिलेगी, अब 80 वाला ऑप्शन ही खत्म है। लेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन, लेस कंपटीशन एंड लो इनोवेशन। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रोटेक्शनिज्म के साथ आती हैं। तो इसके साथ ही हमने बहुत अच्छे से आपका टॉपिक आज का कवर कर लिया है। अब आप मुझे बताइए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होता है, जॉब क्रिएशन होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय, किसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म? जहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन खत्म होती है, डिक्लाइनिंग रोल फॉर द स्टेट, और एक्सपेंशन होती है प्राइवेट सेक्टर की। तो बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसिम्हम कमिटी 1 वाज फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू विच अमंग द फॉलोइंग? देखो, बनी तो बैंकिंग सेक्टर के लिए थी, लेकिन टू जो बैंकिंग जो नरसिम्हम कमिटी 2 है उसने एग्जैक्टली टारगेट किया था बैंकिंग सेक्टर को। नरसिम्हम कमिटी 1 ने कहीं ना कहीं पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को टारगेट किया था, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिव्यूइंग बैंक सुपरविजन, वीक बैंक्स, ये सब कहीं ना कहीं इसके पार्ट थे, बट एग्जैक्टली अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो इट वाज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, राइट। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमने सक्सेसफुली ख़त्म कर लिया है और बहुत बढ़िया तरीके से किया है। मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, ठीक है, मज़ा आया कि नहीं, और आपको क्या लगता है अब अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हाँ, edutap.in पर जाकर अगर आप जैप की तैयारी कर रहे हो तो कुछ कोर्सेज हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको बैच 4 मिल जाएगा लाइव क्रैश कोर्स का, जिसमें लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व PYQs, ये सब कुछ मिलेगा। साथ ही चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ब्रोशर डाउनलोड करके आप देख सकते हो, और इस कोड का इस्तेमाल कर कर आप 81% तक का ऑफ इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए, अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम हम लाइव क्लासेस नहीं लगा सकते, हमें रिकॉर्डेड सेशन चाहिए, तो आप मास्टर कोर्स देख सकते हो, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड सेशंस और लाइव क्लासेस कुछ मिलेंगी आपको रिविजन के लिए बिफोर द एग्जाम। उसके अलावा सब कुछ यहाँ पर सेम है। सिमिलरली अगर आपको इंडिविजुअल कोर्स देखना है तो उसके लिए भी आपके मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई एक कंपोनेंट सिर्फ तैयार करना है, सब सारे नहीं करने, सिर्फ एक कंपोनेंट करना है, तो उसके लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज आपके पास यहाँ पर है। तो इसके साथ ही आज का सेशन जो है वो ख़त्म होता है, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज रिलेटेड टू दिस। सो थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।